बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का कोर्स करेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 1 में 1.3 स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, इसलिए हमने 1.3 स्टार्ट कि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, तो आप इसको कर लें, तो इसलिए मैं आगे निकल गया। आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको जो है वो लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने, अपनी बुक्स निकाल लें। उसमें है 1.3 लेट ए एंड बी बी द 2x2 ऑफ ऑर्डर 2x3 matrices, and let C and D by 2 square of 2x2 matrices. Which of the following operations are defined? For those which are defined, give the dimension of the resulting matrices. अच्छा, इस क्वेश्चन में इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए बी, उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, डायमेंशन भी कह सकते हैं। ऑर्डर जो उसका है वो है 2x3 मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर है। दो मैट्रिक्स है ए और बी, मतलब उसमें जो उसकी ऑर्डर है 2 रो है 3 कॉलम है दोनों में, मतलब दोनों सेम मैट्रिसेस है, दोनों की सेम जो ऑर्डर है वो सेम है। और सी डी हमारे पास दो और मैट्रिक्स उन्होंने सपोज की है कि हमारे पास है, और उसका जो डायमेंशन है, जो ऑर्डर है वो है 2 स्क्वायर, मतलब 2x2 है। सी और डी जो है वो 2x2 है। विच आर द फॉलोइंग ऑपरेशन आर डिफाइन। अब नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ये कौन सा ऑपरेशन जो डिफाइन करता है, मतलब कौन कौन सी हम इसको जो ऑपरेशन दिए गए हैं, प्लस है माइनस है जो भी है, वो इस पे डिफाइन होते हैं, मतलब वो मुमकिन है, वो आप बता दें। ठीक है, तो और जिसमें और लिखा गया है कि गिव द डायमेंशन ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, और इसका डायमेंशन भी आप ऑर्डर भी लिख लें कि कौन कौन से इसका जो है ऑर्डर है। ठीक है, मतलब रीज़न बता दें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, ठीक है, यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी, ये मुझे मालूम करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, मैं आपको यहाँ पे जनरली समझाऊँ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ड्रा कर दूँ कि इनका मतलब ये है कि ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए मैट्रिक्स जो है उसका जो ऑर्डर है 2x3। क्या मतलब है इसका कि उसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, 2x3 मैट्रिक्स है। ए भी है और इसके साथ बी जो मैट्रिक्स है उसका भी जो है सेम, उसका जो सेम ऑर्डर है वो भी इस तरह है, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख लूँ। बी का जो है वो भी 2x3 और उसका ऑर्डर है। ठीक है, दोनों का ए बी का जो है सेम ऑर्डर है। और सी डी हमारे पास दो और मैट्रिक्स, ये तो एक हो गए। अब सी जो मैट्रिक्स है उसकी ऑर्डर इन्होंने बताई है, ये इन्होंने मैट्रिक्स नहीं ली, वैसे ही बताया है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होते हैं वो उसकी ऑर्डर यही है। तो आप नीचे इसको डिफाइन कर ले कौन कौन से ऑपरेशन इस पे हो सकते हैं। तो C का जो है वो 2 स्क्वायर है, इसका मतलब है 2x2 है। इसका जो है 2x2, क्या मतलब हुआ इसका कि 2 रो है और 2 कॉलम है। D मैट्रिक्स भी मैं आपके सामने यहाँ पे लिखूँ, ये D है, ठीक है, T इज इक्वल टू वो भी 2x2 है, 2 रो है और उसमें 2 कॉलम है। मतलब ए बी जो मैट्रिक्स हम लेंगे या इन्होंने बताया है वो सेम है, 2x3, 2 रो है 3 कॉलम है। और सी जो दो मैट्रिक्स उन्होंने मेंशन किए हैं वो उसकी जो ऑर्डर है 2x2 है। सी मैट्रिक्स की जो रो है उसमें 2 रोज है और उसकी कॉलम भी 2 है, तो ये दोनों सेम है। अब मुझे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इस पे ये डिफाइन हो सकता है, मतलब ये ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो इसकी सोल्यूशन मैं आपको लिखूँ कि क्यों पॉसिबल होगी या नहीं होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम दो ऑपरेशन करें तो उसमें
हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ऑर्डर सेम हो? तो जब हम एडिशन करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कन्फर्मेबल फॉर एडिशन कि उसके ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। अगर मैं ए ले लूँ, ठीक है, ए प्लस बी मतलब ये मुमकिन है, ए को मैं बी के साथ ऐड कर सकता हूँ। तो मैं आप लोगों को, ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको समझ आएगी। मैं आपको यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, ए मैट्रिक्स वैसी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लूँ, 2 रो है ना उसमें, तो यहाँ पे 1 और 2 3 2 रोज़ है, ठीक है, 4 और 3 कॉलम है, 2 रोज़ है और 3 कॉलम है। यहाँ पे मैं लिखूँ 3 लिखूँ -4 लिखूँ, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स हो गया। बी मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है, वो भी इसी तरह है, इसमें 2 रोज़ है और 3 कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिखूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि 4, यहाँ पे 3 1 2 जो भी हो, मतलब इन्होंने नहीं बता, नहीं, मैं वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। यहाँ भी आप लिख ले, फॉर एग्जांपल 3 लिख ले, यहाँ पे 5 लिख ले, जो भी हिस्सा हो आप लिख ले, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स हो गए। अब सी की तरफ आते हैं, तो सी मैट्रिक्स कौन सा है? सी में सेम ऑर्डर है, मतलब 2 रोज़ है 2 कॉलम है, तो यहाँ पे 2 लिखो, 1 लिख के, 3 लिखे और यहाँ पे 4 लिख के, ठीक है। 3 थोड़ा सा हो गया, बड़ा हो गया, अच्छा, 4 लिख के, कोई मसला नहीं है, 1 लिख के, और डी मैट्रिक्स भी यहाँ पे इसी तरह आप लिख लें, डी मैट्रिक्स है, इसी क्वेश्चन में बता रहा है ना, ये लिखा नहीं है लेकिन वैसे ही इन्होंने कहा है कि इस तरह होंगे, तो मैं ले रहा हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 लिखूँ, 2 लिखूँ, 1 लिखूँ, 1 तो पता नहीं, इसको गलत हो गया। अच्छा, ये 1 मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 3 लिखो, ठीक है, ये एग्जांपल है, तो जो भी हिस्सा आप ले सकते हैं। अब आप देखिए, ए और बी को ऐड करना है, तो ए और बी ऐड हो सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अगर मैं ए और बी को ऐड करूँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 1 को 3 के साथ ऐड करूँगा, 2 को 2 के साथ ऐड करूँगा, लेकिन 3 को किसके साथ ऐड करूँ, बता दें आप। तो इसका मतलब ये है कि 2 मैट्रिसेस को हम तब ऐड कर सकते हैं जब उसकी ऑर्डर सेम हो। अब ये ए बी ऐड हो सकते हैं, सॉरी मैं गलत हो गया, सॉरी मेरा जो ख्याल था वो सी की तरफ चला गया, सॉरी, ये हो सकता है, ए बी इज़ पॉसिबल, क्योंकि इसके ऑर्डर सेम, अगर मैं ए बी को ऐड करूं तो ये हो सकते हैं। किस तरह? अब देखिए, 1 को मैं 4 के साथ ऐड करूंगा, 2 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ, 3 को फिर 3 के साथ, 4 को 2 के साथ, -4 को 5 के साथ मैं ऐड कर सकता हूँ। सॉरी मैं गलत हो गया, मेरा ध्यान जो है वो सी की तरफ चला गया। तो ए और सी नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। तो इससे तो ये वाज़ेह तौर पर पता चल गया कि 2 मैट्रिक्स को मैं तब ही ऐड करूँगा जिस तरह इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये वाला, ये मुमकिन है। इसको आप लिखेंगे कि इट इज़ पॉसिबल बिकॉज, मैं यहाँ पे लिखूँ क्योंकि इसके ऑर्डर सेम है। इसको मैं लिखूँ कि ए बी इज़ पॉसिबल, ठीक है, ए प्लस बी इज़ पॉसिबल, क्योंकि इसके ऑर्डर सेम है, बिकॉज इज़ पॉसिबल because its order is, its order जो हम लिखते हैं ना, order is सेम भी लिख के, और आप इस तरह करें कि इसको इस तरह लिखे कि इसका ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इसलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। इस ऑर्डर इज़ 2/3, दोनों के ऑर्डर सेम है, 2/3 बाई लिख सकते हैं, बाई के जगह पर मल्टीप्लाई भी आप लिख सकते हैं, 2/3 है, दोनों के ऑर्डर सेम हो तो हम ऐड कर सकते हैं। इसका ये आंसर हो गया, बस आसान है ना, समझ रहे हैं ना। कोई मसला हो तो बता दें, फिर कमेंट्स में बता दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बी और डी पॉसिबल। अब आते हैं बी और डी, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है, आप खुद भी ले सकते हैं।
अब बी और डी की तरफ अगर मैं आ जाऊं तो बी और डी पॉसिबल है। आप ज़रा यहाँ पे सोच लें कि बी डी पॉसिबल है कि नहीं। बी यहाँ है और डी यहाँ है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 में 3 के साथ इसके आर्डर सेम नहीं। इसका है 2/3 और इसका है 2/2। तो किस तरह ये ऐड होंगे? ऐड तब होंगे जब उसके आर्डर सेम होंगे। 2/3 होगा तो दूसरे का भी 2/3 होगा, एक का 2/2 होगा। दो रो 2 कॉलम होंगे, तो दूसरे में भी 2 रोज और 2 कॉलम। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो आप खुद ज़रा सोच ले ध्यान से। 4 को मैं 3 के साथ ऐड करूँगा, 1 को 2 के साथ, लेकिन 3 को मैं कहाँ पे ऐड करूँ? यहाँ पे तो और हिंसा है ही नहीं। तो यही मसला है ना, जब हम कंफर्मेबिलिटी की बात करते हैं कि हम कब 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। 2 matrices are said to be conformable for addition if their order must be the same। उसके आर्डर जो है वो सेम होंगे, इसलिए ये पॉसिबल। तो इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, और रीज़न आपको पता है कि इसके आर्डर जो है वो सेम नहीं है। अच्छा, 3 की तरफ आए, 3a माइनस 2c। अगर मैं 3 को a, फिर वही बात होगी, मतलब a को c के साथ आप माइनस कर ले, तो a और c के जो है ये आर्डर भी सेम नहीं है। ये 3 जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 3 मैं इसके अंदर मतलब मल्टीप्लाई करूँगा, ये इसकी कोई बात नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि 3 को क्या 3a, तो 3 को a मैट्रिक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई कर ले, 2 को c के साथ मल्टीप्लाई फिर माइनस कर, तो माइनस तब होगा जिसका आर्डर सेम होगा। तो उसका आप कहेंगे कि 3a माइनस 2c इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर आर्डर इज़ नॉट सेम, आर्डर इज़ डिफरेंट। ठीक है, 7c प्लस 2d है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको भी आप सी को देख लें, सी और डी। अब आप ये आप लोग का होमवर्क मैं आपको बता भी दूं कि ये क्या हो जाएगा। सी डी को मैं दूंगा 7 और 2 को बाद में फिर मल्टीप्लाई करूंगा। सी डी आप देखिए इसका आर्डर सेम है कि नहीं, 2/2 ये है और 2/2 ये है, तो ये तो ठीक है, इनके आर्डर सेम है, तो इसमें कोई मसला नहीं है कि 7c प्लस 2d इज़ पॉसिबल बिकॉज द ऑर्डर ऑफ C and D इज़ सेम, डायमेंशन और ऑर्डर सेम होते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है। थोड़ा सा सोचते इसमें मतलब आपको अगर आपसे कोई पूछे कि 2 मैट्रिक्स को मैं कब ऐड कर सकता हूँ, तो आप उसको ये बताएंगे कि इसकी अभी जितनी जो मैंने बातें की उसकी समरी ये है, मैं आपको बताऊँ आखिर में कि 2 मैट्रिक्स को मैं तब ऐड कर सकता हूँ जब उसके आर्डर सेम हो। आर्डर क्या होता है, मतलब एक मैट्रिक्स में दो रो हो 3 कॉलम हो, तो दूसरे में भी 2 रो और 3 कॉलम हो। ऐसा नहीं है कि पहले में 2 रो 2 कॉलम हो और फिर दूसरे में जो है 3 रो 2 कॉलम हो, तो ये ऑर्डर सेम नहीं है। 2/2 2/2, 3/3 3/3, 1/1 1/1, ठीक है, 10/10 10/10, इस तरह होंगे, तभी हम जाके ऐड कर सकते हैं, अगर ना हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय अ रियल नंबर। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इनको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स दिया गया है, यहाँ पे मैं आपको ड्रा कर दूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स है, ये मार्कर ठीक है ना, ये ठीक है, ये ठीक है, जो भी वो आप ले सकते हैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिया गया है यहाँ पे, और उसमें अंदर है 1, फिर है 2 और यहाँ पे है 3। ठीक है, बंद कर दे इसको, और यहाँ पे लिखा गया कि बाय मल्टीप्लाई कर ले किसके साथ, 2 के साथ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं पिछले क्लासेस में भी आप लोगों ने नहीं किया हो। किस तरह करूँगा अभी, ये तो मुझे भी नहीं आता, मुश्किल है ना आपको। ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, किस तरह 2 को मैं मैट्रिक्स के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। सोल्यूशन अगर मैं इसको लिखूँ, ठीक है, सोल्यूशन तो 2a, तो मैं a इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे a लिखूँगा इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा क्योंकि इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 फिर 2 फिर 3, सॉरी मेरी जो राइटिंग है ना इस पे
थोड़ी सी आपको इसमें समझने में दिक्कत होगी, लेकिन मैं इसके साथ पढ़ता भी हूँ आपको, ठीक है। अनाउंस भी करता हूँ कि A1 2 3 है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, क्या आता है इज इक्वल टू, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे लिखूँ, ठीक है। ये 2 1 जार, ये ऊपर 2 आता है ना, 2 2 जार 5 4 आता है यार, क्या कर रहे हो, और 2 3 जार 5 6 आता है। नालायक बन गए हो, ठीक है, घरों में रह रहे के आप लोग नालायक बन गए। तो ये आप लिख साथ आंसर हो गया बस। कौन कहता है कि मुश्किल है, इतने आसान है, आप वैसी चीज़ नहीं समझ रहे, ठीक है। किसी चीज़ को आप मुश्किल ना बनाओ, पहले सोचो और पहले अपना जहन बनाओ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी A B C D E F बाई P बिलोंग्स टू R। P जो है एक नंबर लिया गया है, P रियल नंबर से ताल्लुक़ रखता है, तो इसका मतलब P 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 और जो भी हो, इसका मतलब कोई भी इंसान हो, लेकिन मैं P को बुक में दे के मैं आपको समझाऊँ, ठीक है। P को मैं A के साथ मल्टीप्लाई करूँ, PA PB PC PD PE PF, ये इसका आंसर हो गया। P को इस B की मैट्रिक्स के हर एक टर्म के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। PA PB PC PD PE PF, जिस तरह मैंने 2 1 जार 2 2 जार 4 2 3 जार 6 ऊपर मैंने किया, वैसे ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मतलब सॉरी, इसमें क्वेश्चन 1 दिया गया है, 2 इसमें है, A इज इक्वल टू 1 2 3, तो ये दो सॉल्व किया गया, ओके, तो 2 इस तरह बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, फाइंड मैट्रिक्स x सच डेट 4x इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 4 3 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4x इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया गया है, मुझे x की वैल्यू मालूम करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको ड्रा कर लूँ, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में है 4x, लिखूँ 4x इज इक्वल टू, और फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगा जो आपके साथ मैट्रिक्स होते हैं ना, वो ये कौन से 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो वही लूँगा जी। 3x3 मैट्रिक्स बन गया। बाद में मैं इसमें पहले मैं नंबर लिखूँ 1, फिर यहाँ पे 2 1, ठीक लिख रहा हूँ ना, आप अपने बुक में देखें, गलती ना हो जाए, वरना फिर मुझे दोबारा से इसको करना होगा। मैथ्स में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी ना, तो फिर आप क्वेश्चन को शुरू से स्टार्ट से आप उसको दोबारा देखेंगे चेक करने के लिए, मतलब ये हुआ कि दोबारा से आप करेंगे, तो ध्यान से आप इसको कर लिया करें ताकि कोई गलती ना हो। -1 9, और ये यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये है 7, ये मैट्रिक्स है। बंद तो कर दो ना इसको, फिर आप कहेंगे कि ये सर ने क्या कर दिया, ये तो गलत है, इसमें ब्रैकेट नहीं है ना, तो फिर आप लोग ये बातें करते हो और मुझे बहुत डर लगता है कि कोई मुझे इस तरह कहे कि सर ये क्या लिखा है, तो इस तरह नहीं है, ठीक है। अच्छा, बीच बीच में मैं आपके साथ वैसे ही मजाक करता रहूँगा, आप माइंड ना करें, ठीक है। माइंड करे तो करे, मुझे क्या है, मैं तो मजाक करता रहूँगा, ठीक है। ये 4x इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, मैं दोबारा से रिपीट करूँ ताकि गलती ना। 4x इज इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 -1 9 और 7 बन गया। अब मुझे क्या मालूम करना है पता है, मुझे मालूम करना है x की वैल्यू। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बहुत ही आसान है। आपको याद होगा जब भी मैं x की वैल्यू मालूम करने जा रहा होता हूँ, तो ये आपको पता है, इसको मैं अकेला छोड़ता हूँ, इसको अकेला छोड़ दे इस साइड पे, और ये जो 4 है ना, ये किस चीज़, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल से उस साइड पे कहाँ पे चला जाएगा, सोचिए ज़रा। क्लास 8 में आप 7 में भी आप लोगों को सर ने बताया। दूसरा तरीका ये है कि
आप लोगों को सर ने इस तरह बताया होगा कि डिवाइड बोथ साइड बाय 4, तो वो बच्चों वाला तरीका है ना। अभी आप लोग बड़े हो गए तो आप जो है वो एडवांस तरीके कर लिया करें कि यहाँ पे 4 मैं उस साइड पे लेके जाऊँगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो उस साइड पे ये डिवीजन में ही चला जाएगा। तो लिख लें, ठीक है, टाइम्स है ना हो जाए x इज इक्वल टू यहाँ पे दोबारा से मैं वही मैट्रिक्स लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या है 1। फिर आपको पता है ना ये 4 जो है मल्टीप्लिकेशन में तो ये डिवाइड में आ जाएगा सारी मैट्रिक्स के नीचे, तो सारे मैट्रिक्स के नीचे तो ये लग जाएगा, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ये जो जितने भी टर्म्स है उसके डिवीजन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे इस तरह का 1 डिवाइडेड बाय क्या 4, अब ये क्या बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय क्या 4, और ये 1 डिवाइडेड बाय क्या 4, क्योंकि 4 जो है सारे एक टर्म के नीचे नहीं लगेगा, सारे जितने भी इसमें जितने भी नंबर्स है जितने भी टर्म्स है उसके नीचे मैं लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे डिवीजन में था, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, बाज़ जो स्लो लर्नर्स है उनके लिए मैं रिपीट करता रहता हूँ। चाहिए जो और है 4 है तो 4 डिवाइड बाई क्या 4, ठीक है, फिर 2 डिवाइडेड बाई क्या 4, और समझ रहे हो ना, मैं कर रहा हूँ 3 डिवाइडेड बाई 4, कितना आसान है ये, -1 डिवाइडेड बाई 4, और ये क्या है 9 है ना, 9 डिवाइडेड बाई यस, अच्छा 9 डिवाइडेड बाई 4, और आखिरी लास्ट जो टर्म है वो क्या है 7 डिवाइडेड बाई 4। 7 को उर्दू में क्या कहते हैं कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, मैं मालूम करूं कि आप लोगों को उर्दू आती है कि नहीं। 7 को उर्दू में क्या कहते हैं, ये बंद हो गया, ठीक है, कमेंट्स में आप बता दीजिए 7 को उर्दू में क्या कहते हैं। अच्छा ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो मतलब ख़त्म होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हैं ना, तो जो ख़त्म होता है उसको ख़त्म कर लें, और जो नहीं होता तो उसको फिर वहाँ पे छोड़ दें। तो x इक्वल टू, यहाँ पे मैं दोबारा से x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे 1 और 4 तो ख़त्म नहीं होता, तो 1 और 4 को मैं अपने जगह पर 1 डिवाइडेड बाई 4 बन गया। उसके बाद अगर मैं ये मैट्रिक्स दोबारा लूँ तो मेरे लिए आसानी होगी, ये क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 4, ये 2 1s are 2 2 2s are 4, ये ख़त्म हो जाएगा ना, मैं अब यहाँ पे 2 1s are 2 2 2s are 5, 2 आता है, क्या कर रहे हो 2 2s are 4, तो यहाँ पे इसको मैं सारों को ख़त्म कर लूँ, 4 को 4 के साथ ख़त्म कर ले, 2 1s are 2, और फिर वही 2 2s are 4, 3 और 4 नहीं हो सकता, 1 और 4 भी नहीं हो सकता, 9 और 4 और 7 और 4 भी नहीं हो सकता, तो इसको मैं अपनी जगह पर, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 ओवर 4 आ गया, सॉरी 1 ओवर 2, 1 ओवर 2, और ये भी अपनी जगह पर 1 ओवर 4, ये वाला 1 ओवर 1 मतलब क्या 1 आ गया ना, 2 और 4 ख़त्म हो गया तो 1 ओवर 2, 1 ओवर 2 बन गया, और ये वाला 3 ओवर 4, 3 ओवर 4, और ये -1 ओवर 4, ठीक है 1 ओवर 4, और ये वाला 9 ओवर 4, 9 ओवर 4, और ये जो है ये भी अपनी जगह पर 7 ओवर 4 ख़त्म हो गया। ब्रैकेट बंद कर दूँ इससे पहले कि आप कैसा, ब्रैकेट तो आपने बनने की, ये हो गया, सॉरी ये गलत हो गया, ये दोबारा से कर लो, कोशिश करता हूँ कि सीधा जाए, ठीक है, आ जाओ सीधा, ठीक है हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ बुक में, इसका आंसर है, आप भी चेक किया करें अपनी बुक, वो जो शीट्स है वो निकाल लें।
यहाँ पे है 1/4, 1/2, 1/4, फिर 1 है, ठीक है, फिर 1/2 है, ठीक है, 3/4 है, ठीक है, -1/4 है, ठीक है, 9/4 है, ठीक है, 7/4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। x की वैल्यू जो है ये आ गई, बस ये इसका रिक्वायर्ड जो आंसर था वो आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी जैसा है जिस तरह मैंने किया, उसमें सिर्फ ये है कि 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये कुछ करना है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को शुरू इसी वैसी आप लोग एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं कि मैं किस तरह करूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3f a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, b इज इक्वल टू -3 -2 1 -5 4 3। तो आपको ये मालूम करना है, आपके साथ मैट्रिक्स है, मैं आप लोगों को वैसे ही समझाऊँ। यहाँ पे इन्होंने इस तरह लिखा है कि ये मालूम करें, 3 इतना बड़ा आ जाता है ना कि लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या लिख रहा है। 3 क्या 3a है, ठीक है, 3a माइनस b माइनस और ये बन गया b, ये मालूम करना है 3a माइनस b। तो बहुत आसान है, 3 को अपनी जगह पर a की जगह पर मैट्रिक्स लिख लें, ठीक है, लिख लिया, माइनस b है तो b की जगह पर b भी आप मैट्रिक्स लिख लिया और आपको मैट्रिक्स दिया गया है। फिर इन 3 को इनके साथ हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फिर माइनस c, जब 3 अब इनके साथ आपने मल्टीप्लाई की तो एक मैट्रिक्स रह जाएगा, फिर माइनस और ये तो अपने जगह पर है, तो फिर आखिर में क्या करेंगे, इनको इनके साथ माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो इससे ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोगों को समझाया, इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, आप इसको ट्राई कर लें। फिर भी मसला हो तो फिर मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह है, ए इज इक्वल टू, सिर्फ ऑर्डर चेंज है, आपको पता है सिर्फ ऑर्डर चेंज है, और ए बी ये है, फाइंड अ मैट्रिक्स सी मालूम करना है। तो ये सी किस तरह मैं आपको यहाँ पे करूँ, ये क्वेश्चन इस तरह देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखे मैं करूँ ए प्लस क्या है 2b, ए प्लस 2b इज इक्वल टू, पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें x मालूम करना था, यहाँ पे c तो ऑलरेडी है, तो a मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, a की जगह पर मैट्रिक्स, ठीक है, प्लस 2 अपने जगह पर, b की जगह पर भी मैट्रिक्स आप लगा लें, फिर इज इक्वल टू c मालूम करना है, तो c तो अपने जगह पर है क्योंकि c का मैट्रिक्स तो है नहीं। अब क्या करना है, क्वेश्चन करना है और क्या करना है, 2 को फिर इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह मैंने कहा कि 3 को, सिर्फ ये 2 नहीं है, इसने मसला पैदा किया, तो 2 को इन हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस अपने जगह पर, फिर ये ब्रैकेट्स बन गया, ये अपने जगह पर, ये ब्रैकेट है, ठीक है, सी नहीं है, आप कहेंगे कि ये उल्टा सी है, ये उल्टा सी नहीं है, ये ब्रैकेट है, ठीक है, स्टाइल वाला ब्रैकेट है, ठीक है, इज इक्वल टू ये सी बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते आप, नहीं आप ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑर्डर इसके सेम है, कर सकते हैं ना। तो जब आपने किया तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके साथ एक ही मैट्रिक्स आएगा और इज इक्वल टू सी, या आप लिखेंगे कि सी इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स आपने इस साइड पे लिखा है उसको उस साइड पे लिखे जाएगी। ओहो ये क्या, कहाँ चले गए यार, रोज़ा है आपका है, मेरे ख्याल से इस मार्कर का रोज़ा है, मैं दूसरा ट्राई कर लूँ, ठीक है, दूसरा नहीं वही है, इन मैट्रिक्स के साथ। अच्छा ये इसका रिक्वायर्ड जो है आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ए बी इस तरह है, x की वैल्यू मालूम करना है, ये भी आप लोगों का होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड x y z। तो ये क्वेश्चन जो है ये अगर आप लोग कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो फिर मैं आपको करूँगा। तो यहाँ तक ये हो गया, फिर लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो आप लोग भी देखते देखते बोर हो रहे होंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन हमने किए और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप टेंशन ना लें, इसमें मुश्किल कुछ ही नहीं है। प्रैक्टिस किया करें, जहाँ भी गलती हो जाए तो आप मुझसे पूछ लिया करें। एक और ज़रूरी बात कि व्हाट्सएप के ग्रुप स्पेस नॉर्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर
फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैथ्स की क्लास है, ठीक है, तो टाइम टेबल में इस तरह है कि अगर आप लोग मैंने मैथ्स का होमवर्क दे दिया तो उसी टाइम पर आप पूछ सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल उस टाइम तो सारे एक्टिव नहीं होते, लेकिन अगर किसी ने रात को क्वेश्चन देखा और कोई मसला आ गया तो फिर वो कल करता है कि ये किस तरह, तो कल तो फिर किसी और सब्जेक्ट का दिन होता है। तो आप इस तरह करें कि आप लोगों के लिए आसानी के लिए ये है कि आप जब चाहे मुझे मैसेज कर सकते हैं। पता है किस तरह करेंगे? मोबाइल से नहीं। ये जो लेक्चर है ना, इसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जब चाहो कर सकते हो, जितने चाहे कर सकते हो, कमेंट्स करो, कोई मसला नहीं हो। जब भी चाहो मैं एक्टिव रहता हूँ, आप लोगों को उसी टाइम आपका आंसर जो है वहाँ पे मैं करूँगा। वहाँ पे आपको डिस्कस करना, फिर भी आपको नहीं समझ नहीं है तो आप मुझे मेरी पर्सनल नंबर पे फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें, उस पर मैं आप लोगों को समझाऊँगा। मेरा मकसद होगा आप लोगों को समझाना, जहाँ भी हो मैं आपको समझा के ही रहूँगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का ज़्यादातर ख्याल रखिएगा। और चूँकि रमज़ान का महीना है तो आप मुझे अपने दुआओं में जो है याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।